हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे जो सीटेट की प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हम 8 दिसंबर का पेपर जो 2019 में हुआ था उसको देख रहे हैं। ठीक है, और ये सोशल साइंस का पेपर है, सेकंड पेपर। आइए शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कितने 45 तक देख लिए थे, है ना। 45 तक हो गया था, आज देखेंगे 46 से। आइए शुरू करते हैं। दिए गए लक्षणें ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ऑप्शन है ए मोम, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा। एक मिनट, इसका सही आंसर है थर्ड। और वो क्यों है कि जब हम परंपरागत ऊर्जा का ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और जो पेट्रोल डीजल ये जो है ये परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। और देखिए ये जो ऊर्जा का स्रोत है, ये जो प्राकृतिक गैस है, ये कहाँ से मिलती है? जब हम जमीन में से, है ना, जब हम जमीन में से क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। जब हम कच्चा तेल निकालते हैं ना, अपरिष्कृत, यानी कि जो प्राकृतिक तेल होता है जो जमीन में से निकालते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, फिर उसको परिष्कृत किया जाता है, यानी कि उसको अलग अलग बनाया जाता है। पेट्रोल अलग, उसमें से डीजल अलग, और कैरोसिन भी होता है उसमें मिला हुआ, मोम भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सबको अलग अलग निकाला जाता है। तो जब धरातल से इसको निकाला जाता है, उसी में ये प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ए एशिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है यूरोप। देखिए इसका सही आंसर है अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका है, ये साउथ पोल पर है। ठीक है, वर्ल्ड के अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे या ग्लोब पर देखेंगे तो क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है अंटार्कटिका। ठीक है ना, अंटार्कटिका किस पर है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो वहां पर बहुत सारे देशों की संस्थाएं खुली हुई हैं, जहां रिसर्च वगैरह होती है ना, वो वाली चीजें। तो वो कहाँ है? अंटार्कटिका पर है, भारत की। एक तो मैत्री है और एक और है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 6th क्लास एनसीईआरटी का है, ज्योग्राफी का। कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। देखो यही बात गलत लग रही है। सभी कैसे हो जाएगा अधात्विक? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2, धात्विक और अधात्विक। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है। तो धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है। आगे भी फिर देख लेते हैं क्या बोला है इसने। दूसरा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो खनिज है वो क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। देखो ये बात भी सही है कि ये क्या है, जैसे कार्यान्तित सेल होते हैं ना, चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में एक दूसरे। जैसे पहले चूना पत्थर है, उसको ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है? संगमरमर। उसी तरह से जो कोयला है, ज्यादा ताप और दाब के कारण फिर बाद में ये क्या किस में चेंज होता है? पेट्रोलियम वगैरह में। और मतलब बहुत सारी चीजें, तो ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसमें। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो ये वाला भी सही है। तो गलत कौन सा था इसके विषय में? ये वाला था, और इसका सही आंसर भी पहला ही है। एक मिनट, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? पहला ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 49। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए नर्मदा घाटी, देखिए इनको अलग अलग पढ़ूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं सीधे ही मिलान करवा देती हूँ। ठीक है, ए नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का मिलान क्या है? दूसरा आखेट एवं संग्रहण। ठीक है, इसका क्या है? आखेट एवं संग्रहण।
पता नहीं क्या हो जा रहा है बार बार इसमें लैपटॉप में। देखो बज्जी, बज्जी क्या, बज्जी किससे रिलेटेड है? पहले से, आरंभिक गणतंत्र। बज्जी क्या है? एक राजधानी थी, ठीक है, जो 16 राजधानियां थी जिनके बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में से, उनमें से एक बज्जी थी। और जो आरंभिक गणतंत्र यानी कि जैसा आज भारत में चल रहा है लोकतंत्र, उस तरह की इनकी व्यवस्था थी बज्जी वालों की, ठीक है। जो बज्जी में जो शासन था वो कैसा था? जैसे राजा का बेटा राजा होता है उस तरह का नहीं था। बज्जी में कैसा था? बज्जी में जैसे आज चल रहा है ना हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, उस तरह का था। अब देखो गारो, गारो पहाड़ियां कहाँ है? देख, गारो, खासी और जयंती कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है ना, मेघालय में। तो ये किसके लिए, ये किसके लिए है? ये है 5 आरंभिक कृषि के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना। ये जो पहाड़ियां हैं ये आरंभिक कृषि के लिए जानी जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा घाटी। देखो पहले इसको मिला देते हैं। गंगा घाटी किस चीज के लिए है प्रसिद्ध? गंगा घाटी है थर्ड के लिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और गंगा घाटी में सबसे पुराना जो शहर है वो या राज्य है, जो पुराने राज्य थे उसमें कौन सा था? पटना। पटना जो है वो गंगा घाटी का सबसे पुराना शहर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये इसका मिलान आएगा प्रथम नगर से, ठीक है, जो नगर व्यवस्था थी पहली उससे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समय सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जैसे काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली एक मिनट, हाँ, समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो 50 का सही आंसर है पहला। देखिए ए गलत है और बी सही है ना, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। अब देखते हैं इसके बारे में। ए, कई चित्रों में आपने, पता नहीं क्या हो जाता है, ये कैसे ऊपर नीचे हिल रहा है। हाँ, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों, पता नहीं क्या लिखा है ये, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। शौकों को मजाक और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। बी, देखो 19वीं शताब्दी में जो चित्रकारी है, जो कला के संदर्भ में कौन सी बात सही है, ठीक है, किस तरह के जो चित्र बनाए गए थे उसके बारे में बात चल रही है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही आंसर है तीसरा। देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो बी है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें इन चित्रों में क्या दिखाया जाता था, ये लिंग भेद टाइप के चित्र थे। इसमें क्या है, औरतों को नीचा दिखाया जाता था, मतलब घर के काम से रिलेटेड उनको दिखाया जाता था,
और जो पुरुष हैं या पति हैं उनकी सेवा करते हुए उस तरह के चित्र दिखाए जाते थे, है ना। आसपास में जो बदलाव चल रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उसका उपहास किया जाता, मतलब मजाक बनाया जाता था। जैसे कार्टून चलते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, जो कार्टून होते हैं उसमें अलग तरह की बना देते हैं कार्टून को। जैसे मोदी जी हैं, उनका कार्टून बना दिया, और ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका बना दिया, और अरविंद केजरीवाल जी का बना दिया। तो उनको फिर अलग ढंग से दिखाते हैं, तो मजाक, उपहास बोलते हैं, मतलब मजाक टाइप का उनका बना देते हैं कार्टून को। तो उस तरह के पहले कार्टून, टीवी वगैरह नहीं थे, तो क्या थी, चित्रकारी थी। तो आसपास में जो बदलाव हो रहे थे उनकी चित्रकारी, और क्या है, जो अंग्रेज, जो औरतों को क्या है, घर से बाहर ना जाने की सलाह दी जाती थी, और उन चित्रकारियों में दिखाया जाता था कि औरतों की जो स्थिति है वो थोड़ी आज के हिसाब से, पहले औरतों की स्थिति थोड़ी दयनीय थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था औरतों के लिए, ठीक है। और दूसरा है, ये वाला भी कथन सही है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब आपके अंदर आजादी की भावना है कि भाई हमें आजादी चाहिए, तो उनको व्यक्त करने के लिए लोग क्या करते थे कि उनके खिलाफ, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ उस तरह के कलाएं बनाते थे विरोध प्रदर्शन के लिए, है ना। छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखो एनसीईआरटी में भी बहुत सारे ऐसे कार्टून दिए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि हमें ब्रिटिश शासन नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, ठीक है। उसकी बातें यहाँ पर चल रही हैं। कई बार हमें आंसर पता होता है, लेकिन जो ये लैंग्वेज है ना, ये समझ ही नहीं आती है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें इसका आंसर क्या करना है, वो चीज हमारी समझ नहीं आती है ना। कई बार ये दिक्कत हो जाती है, और इसी की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पूछ क्या रहा है। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? ए, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, दूसरा है कांगड़ा शैली की चित्रकला, तीसरा है गिरनार का शैली अभिलेख, और चौथा है पादशाहनामा चित्रकारी। तो इसका सही आंसर है पहला, ये मध्य प्रदेश की जो शैली है चित्रकला, इसको आरंभिक मानव यानी कि आदि मानव के बारे में अगर आपको समझना है तो इन चित्रकारियों से हमें प्राथमिक स्रोत मिलते हैं आदि मानवों के, है ना। और ये है भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो सबसे पुरानी गुफाएं हैं, और इनसे हमें आदिकाल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुफाओं का नाम भी याद रखना, भीमबेटका की गुफा। 53 है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था उसके बारे में बात है। पहला है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, दूसरा है सरकारी संस्थानों में कांगड़ा, तीसरा है, देखो दूसरा का जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है ना। ये ऐसे होगा सरकारी संस्थानों में, है ना, सरकारी स्कूलों में, उस तरह से होगा। ये जो कांगड़ा है ये शायद गलत से टाइप हो गया है। तीसरा है एक निश्चित फीस लेकर, चौथा है साल भर, मतलब जो ब्रिटिश काल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था वो साल भर पढ़ाया जाता था, फसल की कटाई के समय को छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। देखिए जो पहले क्या था, जो हमारे यहाँ के भारतीय लोग थे वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे, है ना। तो वो परिवार के हर सदस्य को क्या होता था, कृषि में काम करना होता था। तो जो पूरी साल पढ़ाई होती थी, लेकिन जो चैत का महीना होता है, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो चैत का महीना होता है उसकी छुट्टी होती थी, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग अप्रैल और मार्च, है ना, उस टाइम की छुट्टी होती थी, बाकी टाइम पढ़ाई चलती थी। क्योंकि उस टाइम क्या है, फसल कटाई का टाइम आता है, तो लगभग सभी लोग खेतों में काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर नहीं है। अब तो बहुत कम रेशो रह गया है। पहले तो 70-80% लोग जब देश आजाद हुआ था कृषि में ही थे, लेकिन अब नहीं है, अब तो दूसरा भी काम वो करते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था।
अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं ये। तो देखिए इसका सही आंसर है पहला कि ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे। पहला है विदेशी यात्री के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। दूसरा है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तीसरा है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। चौथा है शतुर्मुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पहले ना भारत में शतुर्मुर्ग मिलते थे, और शतुर्मुर्ग कहाँ मिलता है, ये रेगिस्तान में मिलता है। और ये शतुर्मुर्ग जो मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये आप सबको ही पता होगा कि जो शतुर्मुर्ग है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। तो जो पहले भारतीय उपमहाद्वीप था ना, ये पहले हिस्सा था, पहले ये देखिए मैं आपको एक बार मैप में समझा देती हूँ। देखिए ये जो हमारा भारत है ना, ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया और ये मेडागास्कर, ये सारे कहाँ जुड़े हुए थे, ये इधर जुड़े हुए थे, ठीक है ना। मेडागास्कर यहाँ जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं जुड़ा हुआ था, और ये जो भारत उपमहाद्वीप है, देखिए ये वाला भारत, ठीक है, यहाँ से कट के इसको काट के कहाँ जोड़ के देखिए, यहाँ जोड़ के देखिए, देखिए ये भी ऐसा ही है, गोल है ना यहाँ से, और ये भी गोल है। तो ये जो भारत है वो यहाँ ऐसे लगा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया यहाँ लगा हुआ था। तो जो शतुर्मुर्ग वाली कहानी है, मतलब हमारे भारत में शतुर्मुर्ग के अवशेष पाए गए महाराष्ट्र में। ये शतुर्मुर्ग तब के होंगे जब ये ऑस्ट्रेलिया और भारत और कहाँ, और ये मेडागास्कर कहाँ जुड़े होंगे, अफ्रीका में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और ये बहुत साल पुरानी बात है, ठीक है। ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, क्या भारतीय उपमहाद्वीप जो है, ये जो भारत है, ये यहाँ से टूटे हैं, और धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में, ठीक है, शायद 7.1 मिलियन ईयर में ये क्या है, ऐसे अलग अलग हो गए हैं। तो भारत यहाँ से टूट के ऊपर पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से टूट के इधर आ गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसे खत्म होगी, क्या कारण थे उसके हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के। ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, यानी कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा और उसमें सभी लोग मारे गए होंगे। दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया होगा। तीसरा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। चौथा है संभवतः नदियां सूख गई थीं। तो इसका सही आंसर है चौथा, ए, बी और डी। देखो सॉरी, ए, सी और डी, ए, सी और डी। देखो ये वाला नहीं होगा इसका, जंगलों का विनाश हो गया होगा, तो क्योंकि ये वाली चीज ना संभव नहीं है, पूरी तरह से जंगल नष्ट हो जाए, ये वाली चीज संभव नहीं है ना। बाढ़ आना एक संभव है, या सूखा पड़ना भी एक संभव वाली बात है ना, कि नदियां को पानी सूख गया या बाढ़ आ गई या फिर युद्ध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्ति कला के पहला है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दूसरा है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के मध्य से दर्शाई गई जाती थी। तीसरा है बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। चौथा है बौद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, और वो इसलिए है तीसरा सही आंसर कि ये जो महायान शाखा वाले लोग थे, सबसे पहले जो मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में शुरू की थी वो इन्होंने ही की थी। इन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और उसके माध्यम से बुद्ध जी की पूजा अर्चना शुरू करी। और ये जो महायान जो शाखा है, ये इसके अनुयायी जो थे वो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश कहाँ से आया था, चीन से आया था, और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क ने इस महायान शाखा को अपनाया था, उसका अनुयायी था। और ये जो स्तूप वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये भारत में जो शुरुआत की थी ये इसने ही करी थी, कनिष्क ने।
देखो नेक्स्ट देखते हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। समेकन होता है कि संगठन या उसका मजबूती, क्या मजबूती थी उस शासन की, ठीक है ना। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन और समेकन के संदर्भ में क्या बात सही है। देखिए पहला है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एक मिनट में देखती हूँ अभी क्या था इसका, सेकंड, दिल्ली है ये, ठीक है, ये क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। तीसरा है, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पेठा गया। चौथा है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का निरंतर कठिन था। तो इसका सही आंसर है चौथा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो इसको देखिए, जो भारत है उसको उपमहाद्वीप बोला गया है, क्योंकि देखिए ये जो है इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर है, ठीक है। तो जब भारत की बात आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, उपमहाद्वीप, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो मैंने 15-15 क्वेश्चन के ये पार्ट बनाए हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, और थोड़े टाइम का होता है तो पढ़ने में भी मन लगता है ना। अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप देखने में फिर थोड़ी आपको दिक्कत होती है। और देखिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी मैं क्वेश्चन पेपर कराती रहूंगी, है ना। जितने भी हैं बाकी प्रीवियस पेपर मैं सारे कंप्लीट कराऊंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक करा करो, और आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताया करो, कमेंट करा करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। दूसरा है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर मतलब जो लोग दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं, ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तीसरा है, अधिकांश जनजातियां समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। देखो ये तो चीज गलत है, जनजाति समूह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम पढ़े हुए होते हैं, है ना, और वो क्या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, और उन्होंने लिखित दस्तावेज तो नहीं रखे होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। और फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जो जनजाति वाले लोग होते हैं, जनजाति वाले लोग आप एक तरह से उनको बोल सकते हैं कि वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो पूरे समाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, ठीक है, उन लोगों से वो अलग रहते हैं। जो जनजाति वाले लोग थे वो मूल लोग हैं भारत के, ठीक है। बाकी जो लोग शहर वगैरह में रह रहे हैं वो मूल नहीं है, वो कहीं और से आए हुए लोग हैं, है ना। लेकिन जो मूल लोग हैं वो कौन है, वो जनजाति वाले लोग हैं। जो भारत के मूल लोग हैं वो कौन है, जनजाति वाले लोग हैं। और ये क्या है, ये जंगलों में रहते थे, ये जंगलों को अपना सब कुछ मानते थे, अपना भगवान देवता, अपनी रोजी रोटी, सब कुछ ये क्या है, जंगलों को मानते थे, और जंगलों का संरक्षण करते थे, उनकी देखरेख करते थे, और उनको बड़े अच्छे ढंग से रखते थे। तो इनके जो रीति रिवाज है वो पूरी तरह से मौखिक है मतलब कहानियों में है। ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जो रीति रिवाज है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे दादा अपने पोतों को कहानी बता रहा है कि भाई हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं, इस तरह से। जो परंपरा रीति रिवाज क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो जनजाति वाले जो लोग हैं वो क्या है, वो बाकी लोगों से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो जंगलों को अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मंतेश गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।